हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, एम्पियर का जो परिपथीय नियम है उसके क्या अनुप्रयोग है, उन अनुप्रयोग में से ये लास्ट वीडियो है आपका। और इसमें हम बात करेंगे धारावाहिक टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, इससे पहले हमने दो एप्लीकेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने निकाला था धारावाहिक चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, एक अनंत लंबाई के परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और लास्ट जो है एप्लीकेशन ये एम्पियर का, वो है धारावाहिक टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, टोरॉइड यहां पे क्या होता है, तो टोरॉइड का मतलब होता है एंडलेस सोलेनॉइड। इसको हम कहते हैं एंडलेस सोलेनॉइड। एंडलेस सोलेनॉइड का मतलब है सिरे विहीन परिनालिका। सिरे विहीन परिनालिका। देखिए, सिरे विहीन परिनालिका का मतलब है कि जैसे हमारे पास एक लंबा सा परिनालिका है, जैसे एक परिनालिका है, इस परिनालिका को क्या करता है, दोनों एंड को पकड़ के इसको मोड़ देते हैं और मोड़ के क्या बना देते हैं, वृत्त बना देते हैं। जैसे एक लंबा सा परिनालिका है, उसको हमने मोड़ा और मोड़ के उसको इस तरीके से घुमा देंगे और दोनों एंड को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे आप इमेजिनेशन कर सकते हैं, मान लेते हैं कि स्प्रिंग है, ठीक है ना, और स्प्रिंग को कभी आपने देखा हो, स्प्रिंग अगर है आपके पास, उस स्प्रिंग को पकड़ के इस तरीके से मोड़ दीजिए। उनके दोनों जो एंड्स है, दोनों जो सिरा है, उन दोनों आप सिरों को आपस में क्या कर दीजिए, आप मिला दीजिए। तो क्या बनेगा, एक सर्कल सा स्ट्रक्चर बनेगा जो कि एक वृत्तीय परिनालिका है, और उसी वृत्तीय परिनालिका या सिरे विहीन परिनालिका को हम कहते हैं टोरॉइड कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनता है, जस्ट लाइक दिस। या जैसे आपने देखा होगा गोलीय जो ट्यूब्स होते हैं, उन गोलीय ट्यूब्स पे क्या कर दीजिए, इस तरीके से वायर को लपेट दीजिए। जो जैसे आपकी साइकिल की ट्यूब है, उस साइकिल की ट्यूब के ऊपर क्या कर दीजिए, वायर लपेट दीजिए। तो जब उसको वायर लपेट देंगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगा आपका एक, उस चीज को हम कहते हैं टोरॉइड कहते हैं। तो अलग अलग चीज से हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात यह है कि हमारा एक सिरेविहीन परिनालिका है। जब इस सिरेविहीन परिनालिका में धारा प्रवाहित की जाती है, क्या प्रवाहित की जाती है, धारा। जब इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे, तो जब धारा इसमें प्रवाहित होगी तो इसके अंदर जो है क्या बनेगा, एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। कैसा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, देखिए ये परिनालिका है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बन रहा था, है ना। तो इस परिनालिका को क्या कर दिया हमने, मोड़ दिया। इसको इस तरीके से यहां से मोड़ दिया, इसको इस तरीके से मोड़ दिया। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनना था, वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, इसके अंदर मुड़ जाएगा। जब मैग्नेटिक फील्ड मुड़ेगा तो उस कंडीशन में इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में घूमता रहेगा। इस तरीके से सकेंद्रीय वृत्त मतलब जिनके केंद्र जो है वो एक होता है, उसको हम सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, आपका सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में इस तरीके से घूमता रहेगा। डायरेक्शन डिपेंड करेगा करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, करंट अगर ऐसे फ्लो होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर हो गया। अच्छा, अब जब हम क्या करते हैं, इस परिनालिका को बीच में से कट करेंगे, जैसे हमने सोलेनॉइड को कट करा था, आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, सोलेनॉइड को जब हमने कट किया था तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना था, क्रॉस सेक्शनल व्यू, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन में हमने करंट दिखाया था। सेम सोलेनॉइड को, जैसे इसको हमने बेंड कर दिया ना, ये हमारा सोलेनॉइड था, इस सोलेनॉइड को हम इस तरीके से क्या करें, बेंड करेंगे, तो यहां पे भी इसका क्रॉस सेक्शन बीच में से काटेंगे तो इस तरीके का व्यू दिखेगा आपको, ये वाला व्यू दिखेगा, इस तरीके से घूमेगा, ये सर्कल के फॉर्म में हो जाएगा। तो एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका जब बीच में से कट करेंगे तो इसका एक क्रॉस सेक्शनल व्यू बनेगा। क्रॉस सेक्शनल व्यू, उसको मिटा दो मैं पहले, ये आपको समझ में आ गया होगा टोरॉइड क्या होता है, ठीक ना। तो टोरॉइड के कारण 3 बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे। सबसे पहला क्रॉस सेक्शनल व्यू, मतलब अनुच्छेद काट का दृश्य,
जैसे ये है, सर्कल बन गया, पूरा परफेक्ट सर्कल बना एकदम। देखिए, तो ये वाला जो पोर्शन होगा, लेट अस सपोज इस पोर्शन में करंट जो है वो क्या है हमारा, आउटवर्ड है, सॉरी इनवर्ड है। इस वाले पोर्शन में करंट मान लेते हैं कितना है, इनवर्ड है, इस तरीके से फ्लो हो रहा है। इसमें करंट क्रॉस से हमने दिखा रखा है। जैसे आपका अब बन खाते हैं, तो बन को जब काटते हैं हम कहां से, जब उसके बीच में से, क्या बनाने के लिए, बर्गर बनाने के लिए, तो सेम वैसे ही इसको काटा गया बीच में से, ठीक है। इस वाले पोर्शन में करंट हम मान लेते हैं, डॉट से दिखा रखा हमने, यहां पे करंट जो है आपका कहां है, आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है, तो इसलिए हमने इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। मैं आपके साथ साथ डायग्राम बना रहा हूं ताकि आपको डायग्राम भी समझ में आ जाए, ठीक है, डायग्राम बनाने में आपको दिक्कत ना हो। तो देखिए ये वाला पोर्शन है, इसमें इस तरीके का, ये नीचे वाला एक सेगमेंट ले लेंगे तो इसमें इस तरीके का पोर्शन बनेगा आपका। इस वाले पोर्शन में करंट अंदर की तरफ, इस वाले पोर्शन में करंट बाहर की तरफ, या आप चाहे तो अपोजिट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अंदर एक लूप ले लेते हैं, मान लेते ये इसका सेंटर हो गया O, इससे r दूरी पर इसी क्रोड के अंदर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये क्रोड के अंदर हो जाएगा। एक पॉइंट ले लेंगे Q जो कि इसके बाहर होगा, और एक पॉइंट ले लेंगे इसके अंदर जो रिक्त स्थान है, उन रिक्त स्थान पे ले लेंगे एक पॉइंट S यहां पे। तो अलग अलग बिंदुओं पे हम क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो सबसे पहले P पे निकाल देते हैं, इस पॉइंट पे निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक वृत्तीय लूप जिसको हम एम्पीरियन लूप कहते हैं, तो एक वृत्तीय एम्पीरियन लूप हम यहाँ पे बना लेंगे डॉट डॉट लाइन से, या आप चाहो तो डार्क लाइन से बना देता हूँ ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। ये जो एक वृत्त मैं बना रहा हूँ, ये हमारा क्या है, एक एम्पीरियन लूप है। इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से घूम रहा है, क्योंकि देखिए करंट बाहर और इस वाले पोर्शन में करंट अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में, जब मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में जाएगा, जैसे यहाँ पे ये यहां से करंट बाहर आएगा, यहाँ पे करंट इस वाले पोर्शन में करंट अंदर की तरफ जाएगा इस तरीके से, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में, तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, घूमेगा। अगर इस वाले पोर्शन में करंट अंदर होता, इस वाले पोर्शन में करंट बाहर होता, तो इस तरीके से हम घुमाते इसको, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में, मतलब ऐसे रोटेट करते हैं यहाँ पे। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में हो गया। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे, सिंपल सी बात है। मान लेते हैं सेंटर से P तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है, R है। सेंटर से P तक की डिस्टेंस R है मान लेते हैं। तो बिंदु P पर, ये जो बिंदु P है, इस बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना हमारी एक परिनालिका है जिसकी औसत त्रिज्या जो है, माना टोराइड की त्रिज्या कितना है, R है। प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या मान लेते हैं n है, स्मॉल n है। स्मॉल n जो होता है वो प्रति एकांक लंबाई में, मतलब 1 मीटर लंबाई में या 1 सेंटीमीटर लंबाई में कितने फेरे हैं, कितने बार हमने वायर को लपेटा है, वो होती है उसकी फेरों की संख्या। जैसे ये वायर है, इस वायर को मैंने एक बार लपेटा, ये एक बार लपेट दिया, 1 फेरे हो गए। इसको मैंने 2 बार लपेट दिया तो 2 फेरे हो गए। इसको मैंने 3 बार लपेट दिया तो 3 फेरे हो गए। इसको मैंने 4 बार लपेट दिया तो 4 फेरे हो गए। तो इस तरीके से एकांक लंबाई के अंदर कितने हमने फेरे बनाए हैं, वो रिप्रेजेंट करता है फेरों की संख्या n। ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। फेरों की संख्या n हो गया। तो फर्स्ट हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ना, क्रोड के अंदर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालें, क्रोड के अंदर बिंदु P पर। देखिए बिंदु P पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, किस तरीके से होगा इसका डेरिवेशन। तो सिंपल सी बात है, हमने क्या करा, यहां पे एक लूप माना है
तो जब हम यहाँ पे एम्पियर का परिपथीय नियम यूज करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए हमें चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू कहता है म्यू नॉट इंटू आई, इस लूप द्वारा परिबद्ध धारा। तो सबसे पहले हमें धारा निकालना होगा और इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल निकालना होगा, फिर हमारा काम उसी से बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं इस लूप द्वारा, जो हमारे पास बंद परिपथ है, बंद परिपथ द्वारा परिबद्ध कुल धारा, कुल धारा। देखिए आई नेट, इसको रिप्रेजेंट करेंगे आई नेट से, आई नेट। देखिए अब इस लूप के अंदर कौन सी धारा इनक्लोज्ड है, कौन सी धारा परिबद्ध है, ये जो क्रॉस वाली धाराएं हैं। अगेन मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जब हम इस तरीके से एक परिणालिका बनाएंगे, एंडलेस, यहां से ये घूम के आएगा, उसका एक सेगमेंट लिया है हमने, जो इसके अंदर लूप जो लिया है ना, वृत्तीय लूप जो लिया है हमने, वो कैसा माना है हमने एक सर्कल के फॉर्म में माना, ये इस तरीके से है, तो हमने इसको इस तरीके से एक सर्कल माना है, ऐसे एक सर्कल माना है। जब ऐसे एक सर्कल हम मान रहे हैं, तो उस सर्कल के अंदर इस वाली, जो उसके अंदर वाला पोर्शन वाला करंट है, वही इनक्लोज कर रहा है। इस फेज वाला करंट ये वृत्तीय लूप इनक्लोज नहीं कर रहा, परिबद्ध नहीं कर रहा है इसको। तो इसके अंदर जो, इस लूप के अंदर जो परिबद्ध धारा है, वो कौन सी धारा है, जो हमने क्रॉस से दिखा रखा है। क्लियर हो गया? चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, कितने फेरे हैं उसके अंदर, वो निकालने के लिए क्या करेंगे, इस लूप की टोटल लंबाई की हम मल्टीप्लाई कर देंगे प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या से। तो परिबद्ध कुल धारा इज इक्वल टू आई जो है प्रति एकांक फेरे में धारा है, यहां पे लिख देता हूं, प्रति एकांक फेरे में धारा जो है हमारा कितना आएगा, आई हो गया। ठीक है, आई इंटू कुल फेरों की संख्या, कुल फेरों की संख्या। अच्छा बाबा बहुत बढ़िया, कुल फेरों की संख्या कितना होगा, उसको हम कैपिटल एन मान लेते हैं, और कैपिटल एन बराबर हो जाएगा स्मॉल एन इंटू कुल लंबाई। कुल लंबाई किसकी लंबाई भाई, फेरों की लंबाई, सॉरी वृत्तीय लूप की लंबाई। अच्छा, वृत्तीय लूप की कुल लंबाई मतलब उसकी पूरी परिधि जो हो जाएगा इसका कितना जाएगा, 2 पाई, और कुल लंबाई हो जाएगा इसका 2 पाई आर, तो एन इंटू 2 पाई आर, तो जाएगा एन 2 पाई आर, कैपिटल एन हो जाएगा, यहां पे रख देंगे, तो ये आई एन 2 पाई आर, ये हो जाएगा आई नेट। बहुत बढ़िया, आ गया। अच्छा, सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, यहां पे एक छोटा सा लघुखंड ले लेते हैं डीएल, पी पे हम छोटा सा एक लघुखंड ले लेते हैं डीएल। देखिए डीएल इस दिशा में, डीएल आपका इस दिशा में, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से घूम रहा है, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड भी इसी दिशा में होगा, टेंजेंशियली क्या होगा, इसी दिशा में होगा। अच्छा, जब इस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड है, इसी दिशा में डीएल है, तो बी तथा डीएल के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड बी तथा डीएल के बीच में कोण जो है आपका वो बनेगा थीटा बराबर 0 डिग्री। तो एम्पीरियन लूप या बंद लूप भी कह सकते हैं, लूप के परितः चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, देखिए परितः चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन हो जाएगा वो होगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, और इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू बी डीएल कॉस 0, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल 0। देखिए डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे 0, तो यहाँ पे यूज करेंगे कॉस 0। सो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल कॉस 0 का वैल्यू होता है आपका 1, और यहां से b कांस्टेंट होगा तो b को बाहर ले लेंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ dl, इंटीग्रेशन ऑफ dl जो है वो रिप्रेजेंट करेगा इस वृत्तीय लूप की कुल लंबाई, वृत्तीय लूप की कुल लंबाई। तो इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl बराबर dl हो जाएगा आपका 2 पाई r, इंटीग्रेशन ऑफ dl बराबर 2 पाई r, जो कि वृत्तीय लूप की
कुल लंबाई है, या बंद परिपथ की कुल लंबाई भी हम यहां पे इसको कह सकते हैं। ठीक हो गया? तो ये हो गया आपका 2 पाई आर। चलिए नेक्स्ट आगे और हम देखते हैं इसमें, तो यहां पे आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 2 पाई आर। बहुत बढ़िया। अब हम एम्पियर का परिपथीय नियम यहां पे यूज करते हैं, तो एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट इंटू बंद परिपथ द्वारा परिबद्ध धारा इंटू बंद परिपथ द्वारा परिबद्ध धारा आई नेट। क्या जाएगा ये? आई नेट। मतलब ये हमने जो एक बंद परिपथ बनाया है, या जिसको हम एम्पीरियन लूप कह रहे हैं, तो इस परिपथ द्वारा परिबद्ध कुल कितनी धारा है आई नेट, वो हम यहां पे निकाल चुके हैं। आई नेट इज इक्वल टू आई एन 2 पाई आर, और इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल का वैल्यू यहां से रख देंगे, तो बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एन इंटू 2 पाई आर। देखिए 2 पाई आर से 2 पाई आर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो जो टोराइड है, उस टोराइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा आपका, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है। देखिए सेम इतना ही मैग्नेटिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया था परिनालिका के अंदर, क्योंकि हमने परिनालिका को क्या करा, मोड़ा है। जब परिनालिका को मोड़ रहे हैं तो उसके अंदर जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, जब उसको मोड़ देंगे तो उतना ही रहेगा। वो आप यहां पे देख सकते हैं, चेंज ही नहीं होगा। अरे बात समझे? तो ये हो गया हमारा कि परिनालिका के अंदर जो क्रोड है, उस क्रोड के अंदर अगर कोई बिंदु P है तो उस बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल दी हमने। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट पे निकालेंगे, इसको मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसको हम, इस केस में हम सेकंड पॉइंट Q पे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड। क्या निकालेंगे? Q पे। देखिए यहां पे कोई पॉइंट Q है, इस पॉइंट Q पे हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड। लेट अस सपोज ये Q है, तो इस Q से जाता हुआ एक क्या मान लेते हैं, लूप मान लेते हैं, ठीक है। इस Q से जाता हुआ एक बड़ा सा हमने क्या कर दिया, एक लूप मान लिया। ये हमारा बंद परिपथ हो गया, बंद परिपथ। देखिए इस बंद परिपथ में, इस बंद परिपथ में कितना धारा गिरा हुआ है वो निकाल के फिर एम्पीरियन लूप यूज करते हैं, सॉरी एम्पीरियन लॉ यूज करते हैं। एम्पियर का लॉ यूज करेंगे तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे टोराइड के बाहर, टोराइड के बाहर बिंदु Q पर, टोराइड के बाहर बिंदु Q पर। देखिए बंद परिपथ द्वारा, बंद परिपथ द्वारा परिबद्ध, या घिरा भी लिख सकते हैं आप, परिबद्ध धारा I बराबर कितना होगा। देखिए I बराबर कितना होगा, अब देखिए इस लूप के अंदर ये वाली धारा भी है, प्लस वाली धारा भी है, और आपकी डॉट वाली धारा भी है। प्लस वाली धारा, देखिए प्लस वाली धारा मतलब क्रॉस वाली धारा अंदर की तरफ, और डॉट वाली धारा बाहर की तरफ। ये अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है। दोनों धारा एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। एक इस डायरेक्शन में तो दूसरा इस डायरेक्शन में। जब एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। मतलब इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इस परिबद्ध द्वारा, सॉरी ये जो बंद परिपथ है, इस बंद परिपथ द्वारा परिबद्ध जो धारा है I बराबर क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि धाराएं बराबर तथा विपरीत होंगी, क्योंकि धाराएं बराबर तथा विपरीत होंगी। अरे बात समझ में? अगेन रिपीट कर दो। देखिए दूसरा डायग्राम से, जैसे मेरे पास ये पेज है,
इसमें धारा बाहर की तरफ, इसमें धारा अंदर की तरफ। लूप हमने यहां से बनाया है एकदम पूरा, इस तरीके से हमने लूप बनाया है। जब इस तरीके से लूप बनाएंगे तो उसके अंदर ये वाली धारा भी होंगे और ये वाली धारा भी होंगी। ये बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ, दोनों धारा एक दूसरे के अपोजिट है। जब एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों धाराएं अपोजिट है। तो कुल धारा कितना बनाएगा वो जीरो। एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से, देखिए एम्पियर का नियम क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और यहां पे आई जीरो है तो आई जीरो रख देंगे। तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो, और इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो का मतलब है डी एल तो जीरो नहीं हो सकता है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब इस टोराइड के बाहर किसी बिंदु पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो वो कितना आएगा, जीरो होगा। ये केवल कंडीशन है आदर्श टोराइड के लिए। किसके लिए, आदर्श टोराइड की कंडीशन है। अगर कोई भी एक रियल टोराइड होगा तो उसके बाहर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक ना। लेकिन जब हम आदर्श केस लेते हैं, आइडियल केस लेते हैं, तो आइडियल केस में कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट, टोराइड के अंदर रिक्त स्थान S पर, देखिए टोराइड के अंदर रिक्त स्थान भी है। जैसे ये वाला पोर्शन हो गया, इसको मैं बनाता हूं, नेक्स्ट डायग्राम बनाता हूं तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। एक डायग्राम और बनाता हूं, इसमें घिसी-पिटी हो गया बहुत ज़्यादा। देखिए ये हो गया हमारा टोराइड, है ना। इसमें धाराएं जो है वो क्रॉस है, इसमें धाराएं जो है वो क्या है, डॉट है। डॉट का मतलब बाहर की तरफ, क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ, इस तरीके से है। अच्छा, ये केंद्र हो गया इसका। इस केंद्र से r दूरी पर यहाँ पे पॉइंट S है, और इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इस पॉइंट से जाता हुआ क्या करेंगे, एक हम छोटा सा लूप मान लेंगे, जिसको हम एम्पीरियन लूप कहेंगे। ठीक, तो रिक्त स्थान पर देखिए जो लूप हमने बनाया है, बंद परिपथ द्वारा घिरा या द्वारा परिबद्ध धारा I बराबर कितना, जीरो। तो इसके अंदर जो धारा है वो जीरो है, क्योंकि कोई बाहर ही नहीं है, इसके अंदर खाली स्पेस है। जैसे ये रूम है, रूम के जैसे वॉल है, इन वॉल पे करंट फ्लो रहा है मान लेते हैं, और इसके अंदर हमने यहाँ पे एक लूप ले लिया, तो इसके अंदर क्या है, कुछ नहीं है, धारा ही नहीं है। तो इसका मतलब करंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर करंट जीरो है तो एम्पियर के नियम से इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई, एंड आई इज इक्वल टू जीरो है, तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो। इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो का मतलब है कि या तो डी एल कॉन्स्टेंट होगा, सॉरी डी एल जीरो होगा, या बी जीरो होगा। डी एल जीरो हो नहीं सकता है, तो इसलिए बी बराबर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। या आप यहां पे सोच सकते हैं, सर इसको मैं लिखता हूं इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा बराबर जीरो, इसको मैं इस तरीके से लिखता हूं। अब आपके मन में यह आ सकता है, कोई डाउट आ सकता है कि सर यहां पे कॉस थीटा भी तो है, क्या पता कॉस थीटा का मान जीरो हो। तो देखिए यहां पे अगर हम लूप बनाएंगे ना, तो यहां पे ये डीएल होगा, डीएल इस दिशा में, ठीक है, और बी भी इसी दिशा में होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से घूमेगा। तो दोनों सेम दिशा में हैं, तो यहाँ पे कॉस थीटा जो है वो कितना होगा, आपका जीरो होगा। और कॉस थीटा जीरो कभी भी जीरो नहीं होता है। कॉस थीटा का मान हमेशा, कॉस जीरो का मान कितना होता है, हमेशा 1 होता है। कॉस थीटा जीरो तब होता जब बी और डीएल एक दूसरे से लंबवत होता, या एक दूसरे के लंबवत होता। ठीक है, क्लियर है। तो इसलिए कॉस थीटा वाला कंपोनेंट जीरो नहीं हो सकता है। फाइनली एक ही कंपोनेंट जीरो हो सकता है, इसमें बी कंपोनेंट जीरो हो सकता है, और बी बराबर कितना जाएगा हमारा, जीरो। तभी इस इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना आएगा, जीरो आएगा। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से टोराइड के कारण हम किसी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 3 पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, बाहर और उसके अंदर रिक्त स्थान में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, केवल उसके अंदर, कोर के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, और उसका फॉर्मूला है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई।
ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, पसंद भी आया होगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप जितने भी ग्रुप्स में हैं सारे ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।